हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को एक फ्री डेमो क्लासेस दिया जा रहा है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर, और वो है व्हाट इज़ क्राइम एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेजेस ऑफ द क्राइम। अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं और अपराध के विभिन्न चरण, जो एग्जामिनेशन में बराबर आता है। इसको हमने आप लोग को इंडियन पेनल कोड के रेफरेंस में, भारतीय न्याय संहिता BNS के रेफरेंस में, BNSS के रेफरेंस में, CRPC के रेफरेंस में, हर रेफरेंस में हमने आपको बताया है। और आप लोग को ये भी बताया गया है कि क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, इसमें आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। डे स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशन ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर जो आप लोग के लिए क्लास लिए जाते हैं, चाहे वो जुडिशरी के हों, चाहे वो APO के हों या हायर जुडिशियल के हों, उसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलती है, फिर उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका आपको मिलता है और प्रिंटेड नोट्स आप लोग को मिलते हैं। इतनी सुविधा आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस मिलता है जो गूगल मीट पर चलती है आप लोगों के लिए। जिन स्टूडेंट ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे जो भी वीडियो बनेगा वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, जो नया 3 क्रिमिनल लॉ हम लोग का आया है उस पर 3 in 1 एक ही किताब में आप लोग को 3 MCQ, तीनों के MCQ मिलेंगे और ये MCQ 1200 है, 600 हिंदी में, 600 इंग्लिश में, डिग्लॉट एडिशन में है। इसी प्रकार जो लोग स्टूडेंट AIB का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आप लोगों के लिए गाइड लगी हुई है। 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ फॉर मेंस के 3 किताबें हैं मेंस के लिए, BNS, BNSS, BSA। इसमें आप लोग को 40 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग हैं, यानी डिग्लॉट एडिशन है। जिन स्टूडेंट का जनरल स्टडीज़ है जिस स्टेट में आता है, तो जनरल स्टडीज़ में हिंदी के 6 वॉल्यूम, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आंदोलन। इंग्लिश मीडियम वालों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। देखिए इंटरनेशनल लॉ पर, TPA पे, जूरिस्प्रूडेंस पे आप लोग के लिए नोट्स आए हुए हैं। और इसके साथ साथ आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC पर, साक्षात्कार हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू पर, संविधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर, हिंदू लॉ पर, मोहम्मदन लॉ पे आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। ये 2 व्हाट्सअप नंबर हैं, आपको जो भी नोट्स मंगाना हो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस देंगे पिन कोड के साथ, और फिर आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर वो भेजी जाएगी। जो प्रिस्क्राइब फीस है वो QR कोड पर आपको जमा करना होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वो वीडियो को देखते हैं जिसमें आज परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों के साथ आप लोग देखेंगे व्हाट इज़ क्राइम एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। अपराध क्या है, उसके आवश्यक चरण क्या है, आवश्यक तत्व क्या है, विभिन्न चरण क्या है। देखिए जो BNS है हम लोग पूरा नाम जानते हैं, द भारतीय न्याय संहिता 2023, IPC को रिप्लेस करके बना हुआ है, पेनल कोड को रिप्लेस करके बना हुआ है। देखिए जो हम लोग के लॉ की मेकिंग होती है, कैसे लॉ बनता है, इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिवाइन लॉ और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन। एक को हम लोग बोलते हैं डिवाइन लॉ और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन। जो डिवाइन लॉ होता है इसको हिंदी में कहते हैं दैवी विधि, और जो ह्यूमन लॉ होता है इसको हम लोग कहते हैं मानवीय विधि। एक ऐसा कानून होता है जो सुप्रीम पावर के द्वारा बनाया जाता है, और जो सुप्रीम पावर बनाता है इसको हम लोग गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, रब कहते हैं, जो भी कहते हैं। और दूसरा कानून जो होता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, जो कानून डिवाइन पावर के द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ। इसको इकट्ठा हम लोग बोलते हैं फैमिली लॉ, इकट्ठा हम लोग बोलते हैं फैमिली लॉ। और जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन के लिए जो लॉ डेवलप किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन लॉ, मानवीय विधि। देखिए जो डिवाइन पावर के द्वारा लॉ है वो तो कांस्टेंट, वो वेरिएबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन के द्वारा रोज लॉ बनाया जाए, हिंदू लॉ बन गया तो बन गया, मोहम्मदन लॉ बन गया तो बन गया, क्रिश्चियन लॉ बन गया तो। ह्यूमन लॉ होता है ये वेरिएबल होता है, ये समय समय पे चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं मेजर एक्ट, माइनर एक्ट और लोकल लॉज। तो ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन के लिए लॉ डेवलप किया जाता है, उसको फिर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मेजर एक्ट, एक को हम लोग कहते हैं माइनर एक्ट, एक को हम लोग कहते हैं लोकल लॉ। देखिए जो ह्यूमन लॉ होते हैं ये 3 इसके काइंड्स हैं,
और दो तरह से बनते हैं। तो ह्यूमन लॉ है, एक होता है सब्सटेंटिव नेचर का, मौलिक और सारवान प्रकृति का, और दूसरा होता है प्रोसीजरल नेचर का, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो है प्रक्रियात्मक, प्रोसीजरल नेचर। तो देखिए, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, तो हम लोग कहते हैं सारवान विधि, एक होता है प्रक्रियात्मक विधि, जिसको हम लोग प्रोसीजर लॉ कहते हैं। अब देखिए, जो सब्सटेंटिव लॉ होता है, सिविल का अपना सब्सटेंटिव लॉ है और क्रिमिनल का अपना सब्सटेंटिव लॉ है, दोनों के अलग अलग हैं। तो जैसे हम लोग क्रिमिनल का पढ़ ले फिर सिविल का बता देते। देखो, क्रिमिनल का जो सब्सटेंटिव लॉ है उसको हम लोग पढ़ते थे आईपीसी, अब वो है बीएनएस। जो आईपीसी हम लोग पढ़ते थे उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइम को बताया गया है कि ये ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है, ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ये थेफ्ट है, ये रॉबरी है, ये एक्सटॉर्शन है, ये मर्डर है, ये किडनैपिंग है, और अगर कोई अगर ऐसा करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दिया जाए। बस इंडियन पेनल कोड में जो बताया गया था, इतनी बातों को बताया गया था, डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस और उनका पनिशमेंट। अब जो क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर में है, प्रक्रियात्मक में है, उसको हम लोग कहते हैं सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। सीआरपीसी रिप्लेस हो चुकी है, अब हम लोग बोलेंगे BNSS। एविडेंस एक्ट रिप्लेस हो चुका है, अब हम लोग बोलेंगे BSA। अब हम लोग बोलेंगे BSA। देखो, जो क्रिमिनल लॉ का सब्सटेंटिव है BNS, क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीजर है वो है BNSS और BSA। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा रही थी। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया
और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की केवल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। अब आइए सिविल लॉ पे। देखिए सिविल लॉ का जो प्रोसीजर लॉ है वो सीपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट या बीएसए है। जब हम लोग बीएसए पढ़ते हैं वो क्रिमिनल के लिए भी है, सिविल के लिए है। ये आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि जो बीएसए है वो केवल क्रिमिनल नेचर का ही है, वो सिविल का नहीं है, दोनों के लिए है। अब आता है कि जो सिविल नेचर के सूट होते हैं उसका सब्सटेंटिव लॉ क्या, उसका सब्सटेंटिव लॉ है जैसे टीपी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ये सब क्या है इसके सब्सटेंटिव नेचर के में सूट होते हैं। ये जो सब्सटेंटिव नेचर के सूट होते हैं वो प्रोसीड होते हैं सीपीसी, वो प्रोसीड होते हैं सीपीसी। अब देखिए जो हम लोग का बीएसए है, अब वो क्या नाम है, बीएनएस है। बीएनएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है वो व्हाट इज ऑफेंस, व्हाट इज क्राइम। देखो जनरली हम लोग समझते हैं कि ऑफेंस और क्राइम दोनों एक ही है, ऑफेंस और क्राइम को हम लोग एक ही समझते, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस, और जो डिफरेंस है बहुत माइन्यूट डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस। जब हम लोग आईपीसी पढ़ते थे तो जो ये ऑफेंस वर्ड है ये सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया 40 में प्रेजेंट टाइम में, और जो सीआरपीसी से सेक्शन 2N में। प्रेजेंट टाइम में इसकी सिचुएशन बदल गई है। जो बीएनएस है, बीएनएस में 2 के 424, सेक्शन 2 के क्लास 24, धारा 2 के अंडर 24 में। जहां तक बी एंड डबल एस में हम लोग इसको देखते हैं 2 के 1 के और क्यू में, सेक्शन 2 के क्लास 1 के सब क्लास में क्यू में 2 1 क्यू, और इसको हम लोग आईपीसी में पढ़ेंगे 2 का 24। देखिए जो क्राइम और ऑफेंस में हमने बोला कि थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपने कभी एफआईआर देखी होगी कोई, एफआईआर में जो क्राइम नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है कि ढेर सारे क्राइम नंबर, और जो ऑफेंस होते हैं वो एक होते हैं, कई होते हैं। कोई भी आप एफआईआर को देखना, एफआईआर में क्राइम नंबर कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 222/2024 202/2024। अब पूरा ट्रायल जो चलेगा इसी क्राइम नंबर, ट्रायल का जो कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन निकलता है या तो कन्विक्शन की हो या तो एक्विटल। जिस दिन वो निकल जाएगा तब उस क्राइम नंबर पे जो पुलिस स्टेशन पर रजिस्टर्ड रहता है, जो एफआईआर 6 कॉलम में रहती है, एक कॉलम छूट, जब कोर्ट से वो रिपोर्ट आती है कि इस क्राइम नंबर पे ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन, इस क्राइम नंबर पे ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल कर दिया, तो स्टेशन इंचार्ज होता है, थाने का बाहर से अधिकारी, वो जो छठा कॉलम छूटा रहता है उसमें लिख देता है जो ये एफआईआर लॉज हुई थी, इसमें चार्जशीट गई थी और इसमें ट्रायल कोर्ट ने ये अपना फाइंडिंग दी। तो वो क्राइम नंबर तो एक होगा, क्राइम नंबर 10-20 नहीं होगा। एक क्राइम में जो जो ऑफेंस हुए, एक क्राइम में जो जो ऑफेंस हुए, सपोज करिए कि थेफ्ट, चोरी किए, चोरी करते लोग देख लिए, गोली चला दिए, कोई घायल हो गया, इंजर्ड हो गया, ठीक, आगे बढ़ा तो किसी को उसने धक्का मार दिया, गिर गया, चोट लग गई। जो एफआईआर हुई कि मेरे घर एक चोर आया था, मैंने जब उसको पकड़ने की कोशिश किया तो उसने गोली चला दिया, गोली मुझे कंधे पर लगी, मैं घायल हो गया, और जाते हुए रास्ते में इसने तो धक्का मार दिया, इसको चोट लग गई, ठीक। थेफ्ट की सेक्शन लगी, अटेम्प्ट टू मर्डर की लगी, और ग्रीवियस या सिंपल। तो क्राइम नंबर तो एक, क्राइम नंबर जो होगा उस पुलिस स्टेशन पर जितनी एफआईआर हो चुकी है उसका अगला नंबर ये हो। अगर उस पुलिस स्टेशन पर 200 एफआईआर हो गई है, इसकी एफआईआर का नंबर 201। ईयर जो करंट ईयर 2024 से 2024, ये तो होगा क्राइम नंबर। ऑफेंस, ऑफेंस में आएगा थेफ्ट, ऑफेंस में आएगा अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑफेंस में आएगा ग्रीवियस हर्ट और सिंपल। ऑफेंस कितने हुए? 3। क्राइम कितने हुए? 1। अब ये जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है एफआईआर में, क्या ये ऑफेंस बढ़ सकता है, घट सकता है, या एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो यही रहेगा?
बढ़ सकता है बढ़ सकता है देखो, एक पावर है किसको, आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन में जो जो प्रॉपर उसके सामने एविडेंस आएंगे, उस एविडेंस को ध्यान में रखकर वो उस सेक्शन को डीटो भी कर सकता है कि ठीक है सेक्शन सही है, सेक्शन को हटा भी सकता है, सेक्शन को बढ़ा भी सकता है। ये ध्यान रखिए। जो आईओ ने लगा दिया वो फाइनल हो गया? नो। अब एक बार फिर मजिस्ट्रेट को दिया गया है। मजिस्ट्रेट को जो पावर दिया गया है उसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। तो पूरे ट्रायल में 3 बार चार्जेस लगातार पुलिस स्टेशन लगाता है, उसको बोलते हैं लॉजिंग अप। सेकेंड टाइम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स लगाता है, उसको बोलते हैं चार्जशीट। चार्जशीट इसलिए बोलते हैं वो केस डायरी पर लगाता है, सीडी पे लगाता है। और तीसरा लगाता है मजिस्ट्रेट, जिसको कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। जो मजिस्ट्रेट फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज बना देता है, अब उसी पे, अब क्या होगा, उसी पे ट्रायल चलेगा। ठीक, तो एक तो पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि क्राइम और ऑफेंस में, दोनों में एक चीज नहीं, क्राइम और ऑफेंस अलग अलग, क्राइम और ऑफेंस अलग अलग। अब ये कहा जाए कि व्हाट इज ऑफेंस या व्हाट इज क्राइम। क्राइम है क्या, ऑफेंस है क्या? देखो, जो सेक्शन नंबर 40 में हम लोग पढ़ते थे आईपीसी, या प्रेजेंट या सेक्शन सीआरपीसी में 2N में पढ़ते थे, या प्रेजेंट में 2 के 24 में पढ़ते हैं बीएनएस में, या सीआरपीसी में 21Q में पढ़ते हैं, तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, इनकम्प्लीट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको कोई प्रॉपर डेफिनेशन बतानी है ताकि हम अपने द्वारा बताए गए डेफिनेशन में फंसे न। देखो, हमने आप लोग के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाई है, हिंदी में बता देते, इंग्लिश में बता देते, उसको जब आप एक बार याद कर लोगे तो आप जितने भी प्रकार के ऑफेंस होते हैं सब वो कंप्लीट कर देते। चलो लिखो आप लोग जरा प्रॉपर डेफिनेशन। समथिंग which is illegal, something which is illegal done by competent person with malafide intention against state. Something which is illegal done by competent persons with malafide intention against state. हिंदी में लिखिए, किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा आशय पूर्वक रीति से राजनीति के विरुद्ध, क्या हुआ, किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा आशय पूर्वक रीत से राजनियम के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध। किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा आशय पूर्वक रीत से राजनियम के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध। तो इसमें एक एक वर्ड्स को पकड़िए। सबसे पहला वर्ड है कॉम्पिटेंट पर्सन। तो क्राइम करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन है? क्राइम करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन? जैसे नॉर्मली हम लोग लॉ में जानते हैं कि अबव 18 ईयर के जो लोग होते हैं उनको कॉम्पिटेंट माना, लेकिन पेनल कोड पे यानी कि बीएनएस में ऐसा नहीं। बीएनएस में कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए ऑफेंस करने? हम कितनी है? 7 वर्ष के ऊपर के नीचे? एक चीज बीएनएस में, आईपीसी में भी कही थी, बीएनएस में आईपीसी में 82 बिलो 7 ईयर चाइल्ड इज डोली इन। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपराध करने, ये क्रिमिनल लॉ का कर्नल, यानी कि जो पेनल कोड है हम लोग बीएनएस कहते हैं, यहां पर जो बिलो 7 ईयर होंगे उनको कॉम्पिटेंट पर्सन, लेकिन क्या ये रूल्स तो हम लोग बीएनएस से पढ़ते हैं
क्या ये माइनर एक्ट पर भी लागू? नहीं सर। पहले तो ये ध्यान रख, तो ये जनरल रूल्स है, ये केवल बीएनएस का है। जहां तक माइनर एक्ट है, जैसे रेलवे एक्ट है, आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, गैम्बलिंग एक्ट है, रेलवे अधिनियम है, मोटर यान अधिनियम, धुआं अधिनियम है। अगर कोई 8 साल से कम उम्र का बच्चा रेलवे में बिना टिकट जर्नी कर, तो क्या उसका चालान होगा कि नहीं? छोड़ दिया जाए। नहीं होगा सर। 7 वर्ष का बच्चा अगर टिकट लेके जर्नी कर रहा है तो अकेले, नहीं होगा सर। नहीं होगा। ये क्या ये कहा जाएगा तो वो अकेले कैसे जाए? नहीं सर। तो राइट टू मूवमेंट फंडामेंटल, भ्रमण करने का। अच्छा, अगर वो 7 साल का कम है, 2 दिन कम, 1 दिन कम, 2 महीने तब टिकट नहीं ली, तो ये ध्यान रखिए उसका चालान होगा, उसको रिफॉर्मेटिव 7 साल से कम उम्र का बच्चा जुआ, अभी क्या आप देखेंगे स्लम एरिया में, मलिन बस्ती में जुआ बहुत खेलते, तब वो पकड़ा जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा? तो बस इतना आप अपने दिमाग में बैठा लो, जो बिलो 7 ईयर चाइल्ड को, जिसको डोलियन एक्ट बोला गया है, ये केवल और केवल किसके लिए? बीएनएस के लिए, जिसको यानी जो मेजर एक्ट हम लोग का करा है, क्रिमिनल लॉ का है, तो मेजर एक्ट को हम लोग वहां पर 7 साल के ऊपर को कॉम्पिटेंट, ठीक, ये तो हो गए एज के हिसाब। और मेंटल स्टेटस में किसको माना गया कॉम्पिटेंट? दिमागी रूप में अनसाउंड माइंड ना हो। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन है? मूर्ख है, या वो लुनेटिक है, पागल है, या उसको किसी ने जबरदस्ती शराब वराब पिला दिया है, टॉक्सिकेटेड हो गया, चाहे वो 20 साल का हो चाहे 25 का हो, तो वो इस ऑफेंस में कॉम्पिटेंट माना जाएगा? नो, क्योंकि वो जो इडियट पर्सन होते हैं वो कभी भी ठीक नहीं, बाई बर्थ होते हैं। रही बात लुनेटिक, जिस समय अगर कोई पागलपन के दौर से गुजर रहा है तो वो भी इनकॉम्पिटेंट, उनको भी छोड़। अब कॉम्पिटेंट पर्सन को नेगेटिव डेफिनेशन से पढ़ लो, निकाल लो। कॉम्पिटेंट कौन है? बिलो 7 ईयर चाइल्ड को आप माइनस कर दो, हटा दो, और अनसाउंड माइंड। बाकी जितने भी पर्सन है सब के सब ऑफेंस करने के लिए कॉम्पिटेंट, तो चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे थर्ड जेंडर। ये तो हो गया कॉम्पिटेंट पर्सन, जिसमें हम सब लोग आते हैं। तो क्या कॉम्पिटेंट पर्सन होना ही ऑफेंस के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है? एक सक्षम व्यक्ति होना ही अपराध करने के लिए जरूरी है? नो, नो। सेकेंड इंग्रीडिएंट, सेकेंड कहता है मैलाफाइड इंटेंट। मैलाफाइड इंटेंट, जो हम लोग ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, हम लोग के दिमाग में 3 तरह के इंटेंशन, 3 तरह। जो पहला इंटेंशन है वो बोनाफाइड होता है। जो बोनाफाइड होता है वो कभी भी हम किसी का खराब नहीं सोचते, दिन भर अच्छा सोचते हैं, किसी का हम गलत नहीं सोचते। इनकी संख्या न के बराबर वर्तमान से बहुत ही कम, ठीक। और जो थे 1860 में, 1860 का मैटर है, आज का तो नहीं, उनको हम लोग कहते हैं संत, कहते थे महात्मा, कहते थे फकीर। अब तो वो न के बराबर। ऐसे पर्सन जो कभी किसी का खराब नहीं सोचते, तो उनके द्वारा क्राइम होगा कभी? कॉम्पिटेंट तो वो भी, बाबा जी भी 25 साल के, 30 साल के, महापुरुष भी 25 साल, 40 साल, 50 साल। तो चूंकि वो किसी का खराब नहीं सोचते, इसलिए वो कभी उनके दिमाग में मैलाफाइड। दूसरा, वो व्यक्ति जो दिन भर गंदा गंदा, कभी अच्छा सोचता ही नहीं, जैसे नक्सलाइट, टेररिस्ट, हिस्ट्री सीटर, गैंगस्टर। तो ये जो लोग होते हैं, ये कभी अच्छा सोचते हैं? जो आतंकवादी होगा, नक्सलाइट होगा, या कोई क्या नाम है क्रिमिनल है, तो वो तो रजिस्टर के खिलाफ तो 10-20 FIR ऑलरेडी है, 1-2 में कन्विक्ट हो गया, हो सकता है 2-4 बार जेल से आके छूटा भी हो, ठीक। उसकी दुनिया एक अलग। तीसरा, जिसका ट्रायल होता, उसमें हम लोग
कभी अच्छा कभी 24 घंटे में हम लोग अपने दिमाग को जो चलाते रहते हैं वो क्या होता है, मिक्सचर। किसी ने आकर आपकी तारीफ कर दी, कोई आया बोला शान भाई वो आपकी बड़ी तारीफ, आप खुश, जिसके जिसके बारे में बताया आप उसको थैंक्स वगैरह दे दिए। कहीं आके बोला कि अरे बड़ी बुराई तुम्हारी, अब आप नाराज हो। ये ह्यूमन, ये क्राइम के समय देखा जाता है कि जिस समय क्राइम हुआ था उसमें ये ह्यूमन की स्थिति, क्या ये अनसाउंड माइंड, क्या ये बिलो 7 ईयर था, या सब कुछ ठीक ठाक था, कॉम्पिटेंट था, लेकिन जो इसने क्राइम किया वो क्राइम जो किया है उस समय इसके पास पहला फाइड। हमने जो क्राइम किया प्राइवेट डिफेंस में किया, निजी ऑफेंस होगा नहीं होगा, इसी को बोलते हैं ट्रायल। तो ट्रायल कोर्ट होती है, सेशन जज होते हैं, एडिशनल सेशन जज होते हैं, सीजीएम होते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास, बस यही काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। उनको ये देखना है कि जो पुलिस ने चार्जशीट लगाई है, ठीक है, तो जिस समय ये क्राइम हुआ था ये प्राइवेट डिफेंस में तो नहीं किया, ठीक, और इसी के लिए एडवोकेट से आर्गुमेंट करवा, इसीलिए दोनों एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्राइवेट एडवोकेट, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, उन्हीं का ट्रायल होता है, उन्हीं का ट्रायल होता है। तो मैलाफाइड इंटेंशन क्या हुआ, ऐसा पर्सन जो ऑफेंस करते समय उसके अंदर क्या हो, मेन सीरी, लैटिन वर्ड है मेन सीरी, दूरा से, अगर मेन सीरिया है उसको कोर्ट कन्विक्ट, अगर मेन सीरिया नहीं है बल्कि उसने बोनाफाइड रूप में किया, प्राइवेट डिफेंस में किया, आपसे कोई जबरदस्ती लड़ाई कर रहा है, आपको गाली गलौज दे रहा है, आपने प्राइवेट डिफेंस, तो कोर्ट क्या करेगी, प्राइवेट डिफेंस का रिलीफ मिलता है हम लोग को, हम लोग छोड़ देगी, कोई सजा नहीं। तीसरा ये होता है अगेंस्ट स्टेट। देखो स्टेट में सारे रूल्स रेगुलेशन बने, जो रूल्स रेगुलेशन हम लोग पढ़ते हैं, चाहे आईपीसी पढ़ते थे या बीएनएस, स्टेट में तो बनाए। स्टेट विक्टिम से कहता है, विक्टिम से कि देखो तुम्हारे साथ अगर कोई ऑफेंस होता है तो तुम क्या करना, केवल पुलिस को एक्टिव कर देना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस, और अगर आपकी एफआईआर लॉस हो गई आप आ जाएंगे पीछे, स्टेट आ जाएगा फ्रंट। ये जो एफआईआर होती है स्टेट वर्सेस एक्यूज, अगर विक्टिम ने थाने पर एफआईआर कर दिया और पूरे ट्रायल के दौरान जब तक वो केस चलेगा, 1 साल 2 साल जो भी चलेगा, विक्टिम के कितने पैसे खर्च होंगे, विक्टिम के कितने पैसे खर्च, कुछ भी नहीं, एफआईआर फ्री ऑफ कास्ट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो देन रैंक ऑफ एसआई, तो आपके मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगा एसआई, वो तो कोर्ट में ट्रायल चलेगा, आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपका कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जितनी एप्लीकेशन देता है स्टैंप लगता, कोर्ट फीस लगती है कुछ नहीं, प्राइवेट एडवोकेट देगा तो जो आप लोग टिकट बोलते हो 10 रुपए 20 रुपए कितने का, वो आपको लगाना पड़ेगा। एक जितनी भी एप्लीकेशन देता है कोई नहीं लगता, क्योंकि वो स्टेट को। तो ये जो ऑफेंस करता है उसको हम लोग एक्यूज बोलते हैं, और जिसके साथ ऑफेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं विक्टिम। तो विक्टिम की ये जिम्मेदारी है कि अगर आपके साथ कोई ऑफेंस होता है, आप अपने हाथ में कानून को, उसने मारा तो आप उसको गिरा के बांधा, आपकी ड्यूटी है कि आप जाके थाने पर, और देखो आप तो BNSS में आ गए, आप इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, अब आ गया 0 एफआईआर कर दो। ये एफआईआर तो कर सकते हो ना अपने एंड्रॉइड मोबाइल से, अब तो अगर 10 में से 8 लोग के पास तो एंड्रॉइड मोबाइल है ही है ना, ये कर दो। करने के 3 दिन के अंदर जाके पुलिस स्टेशन पर एक कॉपी ले लेना, सिग्नेचर करके मिल। आपको लगता है मेरा पता नहीं कौन सा थाना है, मुझे तो मालूम नहीं थाना क्या है, जिस भी थाना में आपको भेजना भी, चाहे पर्सनली आप चले जाओ, 0 एफआईआर, ये भी सुविधा हम लोग को। तो देखो ये क्राइम का जो डेफिनेशन है, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, पहले कॉम्पिटेंट पर्सन और दूसरा मैलाफाइड इंटेंशन, और तीसरा जो वो एक्ट करे वो किसके अगेंस्ट करे, क्योंकि विक्टिम को रिप्रेजेंट कौन करता है, स्टेट आगे खड़ा हो जाता है। और स्टेट कब तक आपके साथ रहेगा, जब तक कि कन्विक्शन एक्विटल कुछ नहीं, वहां तक आपका स्टेट साथ। ठीक, तो देखिए ये जो डेफिनेशन है इससे 4 इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं, जो
क्राइम के 4 आवश्यक तत्व। नंबर 1 ह्यूमन, नंबर 2 मेंसीरिया, नंबर 3 एक्ट, नंबर 4 डैमेजेस। पहला है ह्यूमन, मानव, दूसरा मेंसीरिया, दुराशय, तीसरा एक्ट, कार्य, नंबर 4 डैमेजेस, क्षति। 4 चीजें, चारों को पूरा होना जरूरी है। तो पहले तो ये जान लो कि जो आईपीसी है या बीएनएस है, ये केवल और केवल ह्यूमन, किसी जानवर के खिलाफ एफआईआर होती है। आप लोग देखें यूपी के बहराइच में बहुत सारे सीआर वगैरह आ रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं। वहां पर जोधपुर में भी, राजस्थान है, तो उसकी एफआईआर हो रही है वो सीआर के अगेंस्ट। क्यों? तो पहले तो ये ध्यान रखना कि जो हम लोग कैसे है, वो ह्यूमन, वो कैसा ह्यूमन भी, लिविंग या नॉन लिविंग? अच्छा, जो मर गया उसके अगेंस्ट नहीं होगा। क्योंकि सजा किसको दिया जाएगा? अब क्या उसको सजा दिया जाएगा? 24 घंटे के बाद आवश्यक है कि उसके डेड बॉडी को निस्तारण किया जाए। तो देखो, अब एक एक चीज से निकलते चलो। पहला, जो हम लोग का जो क्राइम होता है वो केवल और केवल ह्यूमन बीइंग के लिए। ह्यूमन बीइंग में भी कौन सा लिविंग होता है, ठीक, और जो लिविंग हो वो नेचुरल हो। जो आर्टिफिशियल होते हैं उन पे आईआर वगैरह आर्टिफिशियल पर्सन डैमेजेस लेते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के बाद इंफॉर्मेशन एक्ट जब 2000 का आया, सूचना प्रौद्योगिकी। अब एक आया आर्टिफिशियल ह्यूमन, कृत्रिम मानव, रोबोट, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब जितनी चीजें होती है, ये क्या होता है, कोई ह्यूमन ऑपरेट करता है। अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कोई ऑफेंस करते, एफआईआर होगी? बिल्कुल से होगी। इसके मोबाइल के धारक इनके ऊपर हुई, तो मोबाइल के ओनर है, इनके नाम वो रजिस्टर्ड। तो अब देखो, बहुत ध्यान से टिक लगाना है एमसीक्यू। पहले हम लोग लगाते थे नेचुरल पर्सन, लिविंग पर्सन। अब आपको लगाना है नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल ह्यूमन, कृत्रिम मानव। रोबोट क्या है? आर्टिफिशियल ह्यूमन तो है। तो पहला इंग्रेडिएंट्स हो गया कि जो क्राइम होगा या तो नेचुरल पर्सन करेगा, जैसे हम लोग आते हैं, और दूसरा जो क्या नाम है, आर्टिफिशियल ह्यूमन है, वो करेंगे। दूसरा, जो नेचुरल पर्सन है वो जब क्राइम करेगा, क्राइम करने के लिए उसके दिमाग में मेंसीरिया आना चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट कहता है कि आप बैठे बैठे कोई क्राइम करोगे बिना मेंसीरिया है? आप मान लीजिए बैठे हैं और किसी को बैठे बैठे पिस्टल मार देंगे, कहता आप पागल हो, कहता आप पागल हो। अच्छा, पागल हो तो फिर आपके पर पेनल कोड लागू नहीं होती। यानी कि उस ह्यूमन बीइंग के अंदर मेंसीरिया, दुराशय आना तो बहुत ज्यादा। हम ह्यूमन भी हैं, हमारे अंदर मेंसीरिया भी, लेकिन चुपचाप बैठे हैं, या फिर हम नेचुरल पर्सन भी हैं और खूब गंदा गंदा खराब खराब सोच भी रहे हैं, या फिर मेंसीरिया को पकड़ने का कोई ऑपरेटर्स नहीं। कोई ऐसा ऑपरेटर्स है जो मेंसीरिया को पकड़ ले? अब आपकी हम क्लास ले रहे हैं, आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि आप क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप और कुछ सोच रहे तो हम कैसे पकड़ पाएंगे? ठीक, इसीलिए कहा गया तीसरा इंग्रेडिएंट एक्ट। तो जो नेचुरल पर्सन ने या आर्टिफिशियल ह्यूमन ने मेंसीरिया अपने अंदर रखा, वो जब एक्ट करेगा सामने आ जाएगा। जब एक्ट करेगा तो वो सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा। और जो सामने आए फिर डैमेजेस होना, किसको? किसी अदर पर्सन को या होल सोसाइटी को, किसी दूसरे मानव को या संपूर्ण समाज। आप खूब गुस्से में हैं, ठीक,
और आप अपना बाल खींचने लगे, ऑफेंस है? नहीं सर, नहीं सर। आपके घर वाले गए पुलिस, हमारा लड़का आजकल जो आता है 1 घंटे बाल सर का खींच, पुलिस क्या करेगी? आपने कहा कि जो सामने वाले को हम देखते तो हमारा खून खौलने लगता, अगर सामने वाले को देखकर आपका खौलता है, कौन सा ऑफेंस? सामने वाले कोई ऑफेंस नहीं सर, तो खून खौल रहा है, उसका भी कोई ऑफेंस नहीं होगा। कानून कहता और खौलाओ, खौल रहा है तो खौलाओ, ठीक? और खौलते खौलते दिन तो मर जाओगे सामने वाला। क्यों? क्राइम का जो 4th इंग्रेडिएंट है, डैमेजेस मस्ट है। और किसको? किसी सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन, क्या होल द सोसाइटी। आप अपना बाल खींच रहे थे, किसको डैमेजेस हो रहा है? आपको, दूसरे को रहा है। आप खून खौला रहे हो, तो किसका खून खौल रहा है? सामने वाला की आपका? आपका। इसीलिए ओके नहीं आता जो, ये ध्यान रखिएगा, 4 इसके इंग्रेडिएंट्स, जब चारों पूरा होता है तब बोलते हैं क्राइम कंप्लीट। ठीक? अब देखो, जो ये क्राइम होता है ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरा, स्टेजेस, फर्स्ट स्टेजेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्टेजेस से गुजरे। पहला स्टेज है इंटेंशन, इंटेंशन, आशय। दूसरा स्टेजेस है प्रिपरेशन, तैयारी। तीसरा स्टेजेस है अटेम्प्ट, प्रयास या प्रयत्न। और चौथा स्टेजेस है कमीशन या कंप्लीट ऑफ द ऑफेंस, अपराध की पूर्णता। इंटेंशन, आशय, प्रिपरेशन, तैयारी, तीसरा है अटेम्प्ट, प्रयास या प्रयत्न, और चौथा है कमीशन या कंप्लीट ऑफ द अपराध की। ये 4 स्टेजेस से है। देखो, जो इंटेंशन है, जब 1860 में हम लोग का पेनल कोड बना था पहली बार, और 1862 में इसको लागू किया, इंडियन पेनल कोड, तब से लेकर 1913 1913 इंटेंशन के बेसिस पर किसी को पनिश। लेकिन 1913 में ब्रिटिशर्स ने अमेंडमेंट किया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913, और उसके बेसिस पर जो सेक्शन डेवलप किया 120A 120B, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती थी वो केवल एक बेसिस पर, इसमें होता क्या था, जो हम लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हम लोग चाहते थे कि हमारे, तो हम लोग क्या करते थे, कहीं गांव में, कहीं बगीचे में, कहीं खेत में, कहीं खलियान में बैठ के 2-4 लोग बातचीत करते थे, भाई गुलाम देश में रहते हैं, हम लोग को ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तैयारी करना है, हम लोग को इनको हटाना है। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देखा कि ये जो लोग बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बना जाए। 2 or more than 2 पर्सन, अगर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर इलीगल वर्क को इलीगल तरीके से करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, या कोई इलीगल वर्क करने के लिए एग्रीमेंट, तो उसको बोला जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और ये कहा गया केवल इंटेंशन के बेसिस पर इनको दंड, केवल आशय क्या था। देखो, जो फर्स्ट स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज तो ध्यान रखिएगा, इंटेंशन वो केवल एक मैटर पर होता है ऑफेंस, और वो है क्रिमिनल। बीएनएस में भी इसको रखा, थोड़ा नहीं किया। दूसरा स्टेज है प्रिपरेशन। देखिए, जब तो कोई ऑफेंस करना हो तो हम प्रिपरेशन करते, लाठी, डंडे, बम, कट्टा, बंदूक, ठीक, वकील साहब से बात करना, बेल का व्यवस्था करना, ठीक है, ऑफेंस करके भागेंगे तो कहाँ रुकेंगे। आजकल के जो क्रिमिनल है वो बहुत एक्टिव, तो हम प्रिपरेशन करते हैं किस चीज से ऑफेंस करना है। तब जो प्रिपरेशन होता है कि कुछ प्रिपरेशन को छोड़कर नॉर्मली प्रिपरेशन जो सेकेंड स्टेज है इसको भी पनिशेबल नहीं मानते, लेकिन कुछ हैं, जैसे डकैती डालने की तैयारी करना। लूट डालने की तैयारी दंड नहीं है, डकैती है। क्यों? क्योंकि डकैती के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 5 या 5 या 5 से अधिक लोग अगर डकैती की तैयारी करते हैं तो उसको बोलते हैं अनलॉफुल। अनलॉफुल असेंबली जो होता है वो ऑफेंस।
इसलिए डकैती की तैयारी करना दंडनीय हो। अब अगर कोई व्यक्ति जाली नोट छापने की तैयारी कर, आपके कब्जे में, आपके पोजीशन में वो कागज मिलता है, वो पेपर मिलता है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंसी, आपने कुछ नहीं किया, बस आपकी कस्टडी में, आपको दंड मिलेगा? ये कागज आया कहां से आपके पास, पेपर आया कहां से? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कस्टडी का है ना, तो आपके पास कैसे आया? क्या आपके घर में जाली नोट छापने की मशीन मिली, नोट छापने की मशीन, आपकी कस्टडी में क्या? अब तो हम लोग रख ही नहीं सकते। सिक्के ढालने के लिए हमारे पास कोई अपरेटस मिला, तो टकसालों में सिक्के ढाले जाते। तो जो चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, जो प्रोविटेड है, जैसे अभी हमने क्या नाम है, आप लोग को जब बिहार का माइनर्स पढ़ा रहे थे, आर्म्स एक्ट, हमने आप लोग को बताया था कि जो फिल्म स्टार संजय दत्त थे, उनको सजा क्यों मिली, क्या किया था उन्होंने, कौन सा ऑफेंस? संजय दत्त ने कोई ऑफेंस, किसी गोली चलाई थी, न मारा। उनके घर में AK-47, ये जो वेपन्स है वो किसका है, किसके पास है? आर्मी के पास, सेना के पास। तो आपके पास कैसे आए? आपके पास इसी के बेसिस पर, ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सजा दी। उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया, बस इतना उनका ऑफेंस था, उनकी कस्टडी में ऐसा वेपन्स मिला जो प्रोहिबिटेड होता है, जिसको कोई प्राइवेट पर्सन नहीं, वो जो है क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिफेंस के पर्पज से आर्मी को आपके कब्जे में। तो ये कहा जाता है कि कुछ प्रिपरेशन ऐसी होती है कि जो अगर आपने किया तो आपको दंड। तीसरा होता प्रयास। तो कुछ जितने भी ऑफेंस हैं उनके अटेम्प्ट, अगर अटेम्प्ट मतलब अधूरा, इनकम्प्लीट, अगर पूरा हो गया तब तो हम लोग बोलते हैं क्राइम कंप्लीट हो गया, जिसको हम लोग कमीशन बोलते हैं, अपराध की पूर्ण। अधूरा रह गया उसको हम लोग इनकम्प्लीट बोलते हैं, इनकम्प्लीट को बोलते हैं अटेम्प्ट। ए नामक पर्सन ने बी के पॉकेट में हाथ डाला, ए में कुछ नहीं, ए ने बी के पॉकेट में हाथ डाला और जेब में कुछ नहीं, ए ने कोई ऑफेंस किया? कौन सा ऑफेंस? चोरी का प्रयास किया। मिला तो नहीं जी, एक तो मिला भी नहीं, ऊपर से आप दंड दे रहे, ये बचाव है। वो कहता है कुछ पाए भी नहीं, आप हमको और क्या पाए हम, अटेम्प्ट तो किए। जितने भी अटेम्प्ट है सब के सब ऑफिस। इन अटेम्प्ट को किसी ने किसी सेक्शन में डिफाइन कर दिया गया, उसकी FIR तो होती। इन अटेम्प्ट को किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है। IPC में उसके लिए कौन सी सेक्शन थी? 511। कितना दंड मिलता था? 511, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष। चोरी के अपराध के लिए 3 साल की सजा है ना सर, तो उसका आधा। पूरी का नहीं, पूरा जनरल रूल्स क्या कहता है, पूरा किया तो पूरा दंड, आधा किया तो आधा दंड, यानी कि एक्चुअल ऑफेंस का हाफ। जो भी ऑफेंस करेगा उसमें जो एक्चुअल पनिशमेंट है उसका आधा। इनकम्प्लीट का मतलब क्या? आधा। चोरी किया तो चोरी 3 साल की, उसको आधा कर दो, 1.5 साल हो गया, तो वो जाता था 500। ये बिजनेस में कहां पर है? 62 में। देखो जो वो क्या नाम है, अबेटमेंट, अटेम्प्ट, ये सबको 62 में एक से। अब क्या होगी, उसकी FIR वहां पर होगी। ये हो गई तीसरा। कोई भी ध्यान रखिएगा, किसी भी अटेम्प्ट का कोई भी एक्सेप्शन नहीं, कोई बचाव नहीं। अगर आपने किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट किया, भले न पूरा हुआ हो, पनिशमेंट मिलेगा, कोई बचाव नहीं। कोर्स में आता है कंप्लीशन, जिसको हम लोग कहते हैं अपराध की। जो ऑफेंस आपने किया वो कंप्लीट हो गया, उस कंप्लीट के FIR हो, और उस कंप्लीट के FIR हो गई तो जो सेक्शन में पनिशमेंट बताया गया है, जो
सेक्शन में पनिशमेंट रहता है वो मिनिमम रहता है कि मैक्सिमम रहता है? जो सेक्शन में पनिशमेंट लिखा हुआ है मिनिमम। और कौन कौन का? मिनिमम है पूरी का मिनिमम 3 साल है तो अधिकतम कितना होगा? 80? जो सेक्शन में पनिशमेंट रहता है वो मिनिमम है कि मैक्सिमम? आज से सीख लो वो मैक्सिमम। ट्रायल कोर्ट उसके अबव नहीं जाता। ट्रायल कोर्ट प्रिस्क्राइब जो पनिशमेंट है उसके ऊपर नहीं जाता। तो ट्रायल कोर्ट अगर उसके ऊपर चला गया तब तो वो अपील का ग्राउंड उसी बोलते बियॉन्ड द जुरी। तो ट्रायल कोर्ट को जो मैक्सिमम पनिशमेंट बताया गया है वो एक्ट में है। मिनिमम कितना दे सकता है ट्रायल? मैक्सिमम के अंदर रहना है। तो ट्रायल कोर्ट को मैक्सिमम के अंदर रहना है और मिनिमम कहाँ पे? कितना भी दे सकता है। उसमें लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट आर फाइन आर बोथ। ट्रायल कोर्ट ने 100 रुपए का, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट सही है कि सही है सर? जिस सेक्शन की ट्रायल चला रहा था ट्रायल कोर्ट उस सेक्शन में लिखा हुआ है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? 100 रुपए का फाइन लगा। तो ट्रायल कोर्ट ने जो किया है वो सही है जजमेंट? सही है सर। ट्रायल कोर्ट ने लिख दिया 100 रुपीज 200 का। आपको कोई दिक्कत आप जाइए अपील कर। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है आप मतलब अपोजिट पार्टी कौन है? विक्टिम। एक्यूज को सजा मिली तो परेशान कौन है? विक्टिम। केवल को कोर्ट ने जो है 100 रुपए का फाइन लगा के छोड़ लगता है जज साहब मिल गए, जज साहब पैसा ऐसा ले लिए। ठीक, तो जो आपको एलिगेशन लगाना है वो आप क्या करो? अपीलेट कोर्ट में लगा सकते हैं बट ट्रायल कोर्ट को आप रोक नहीं सकते। ये ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन है वो मैक्सिमम रहता है। जैसे आप लोग को जब हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो जो प्रेसिडेंट बनने की उम्र कितनी है? जजेस बनने की मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए जज बनने की? उसका कोई उल्लेख नहीं है सर मिनिमम का। सर नॉट डिफाइंड। प्रेसिडेंट की मैक्सिमम एज, प्रेसिडेंट की मिनिमम एज बताए 35। जजेस की मैक्सिमम एज ये आप लोग कॉपी में सब क्लासिफाइड कर लो कि कौन कौन से मिनिमम चल रहा है, कौन कौन से मैक्सिमम चल रहा है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है। और जो क्रिमिनल लॉ का है जो भी सेक्शन में पनिशमेंट आया गया वो मैक्सिमम। मिनिमम कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट को जो भी लगे देख सकता है। कोर्ट जो भी पनिशमेंट देता है या एक्विटल करता है वो विद रीजन। कोर्ट के लिए नहीं लिख देगा कन्विक्ट एक्विटल। अगर कन्विक्शन भी दे रहा है तो कोर्ट लिखेगा इनको हम क्यों कन्विक्शन दे रहे हैं। कोर्ट अगर किसी को एक्विटल करता है तो लिखता है कि मैं इनको क्यों एक्विटल कर रहा हूं। ठीक, तो जो पनिशमेंट देता है कोर्ट उसको डिफाइन कर। ठीक, अब आता है 4th नंबर पर। ये हो गया अटेम्प्ट। 4th नंबर पर कंप्लीट। जो ऑफेंस कंप्लीट हुआ उसकी सजा उस पर्सन को दी जाएगी जिसने वो ऑफेंस। ठीक, इसका कोई एक्सेप्शन? ऑफेंस कंप्लीट हो गया इसके बाद भी सजा। सर इसका क्यों? नहीं होना तो कर डालो। देखो कि जब व्यक्ति मर गया भी हमने बताया था वो अब लिविंग पर्सन है नहीं है। अगर बच गया तब साइड किए, घर वाले बचा लिए, पड़ोसी बचा लिए। लक्ष्मी जी कौन है इसमें एक्यूज्ड? बचने पर एक्यूज कौन है? विक्टिम कौन है? जो सुसाइड कर रहा है। अरे रुको यार, आइए। जो सुसाइड कर रहा है सर वो है एक्यूज पर्सन और वो सुसाइड करने का प्रयत्न किया लेकिन वो बच गया। तो सुसाइड करने के प्रयत्न के लिए उसे दंडित किया जाएगा।
विक्टिम कौन है? स्टेट कौन खड़ा होगा? कोई विक्टिम होगा ना, तो बच गया वो विक्टिम है कि एक्यूज्ड है? नहीं क्लियर है। दीपक कुमार झा, हाँ भाई दीपक जी। सर इसके लिए पुलिस वाला है। हमारा शरीर हम चाहे कट के जो शरीर किसका है? आपका शरीर, हमारा शरीर किसका है? ये स्टेट का है। स्टेट का होता कौन सा स्टेट? इस स्टेट में रहते हैं। हम है सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काउंटिंग किया है, और वही काउंटिंग मोदी जी 1,40,40 कितना 140 करोड़ बोलते हैं, माला जपते रहते हैं। जितने देश में रहते हो उन्हीं का तो आधार बना है कि जो विदेशियों का बना है, काउंटिंग की गई है। स्टेट कहता है कि आप मर नहीं सकते, आपको जिंदा रहना है, आर्टिकल 21, हर हालत में आपको जिंदा, इसीलिए मिड डे मील दिया जा रहा है, इसीलिए आपको जो है ये सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, हर हालत में जिंदा रहे। कुछ नहीं कर सकते, जब मनरेगा में काम करो 500-600, लेकिन आप नहीं कहोगे कि मेरा जुडिशरी में नहीं हुआ, एपीओ में नहीं हुआ, मैं बहुत ऊब गया हूँ, मैं पत्नी से बहुत ऊब गया हूँ, मैं फांसी पे लटकूंगा। ठीक, सुसाइड करना, या तो ऐसा लटको कि कंप्लीट हो जाए, ऊपर वाला हिसाब किताब। ठीक, लेकिन अगर बच गए, ध्यान रखिएगा, नीचे वाला हिसाब इसमें ध्यान रखना। विक्टिम है स्टेट, एक्यूज्ड है वो पर्सन। स्टेट क्यों विक्टिम है? स्टेट के रूल्स को आपने तोड़ा। स्टेट कहता है लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी, प्राण एवं दही स्वतंत्रता, हर हालत में आपको जीना, जिंदा रहना है। और आपने क्या किया? अपने जीवन, ये क्या बच गए तब। तो कोई इंटरव्यू की कॉपी में लिख लेना जो ये सुसाइड का मैटर होता है, अगर सुसाइड कंप्लीट हो गई, नो ऑफेंस इसलिए होता है, तो नो ऑफेंस, नो ऑफेंस इसलिए होता है कि जो उसमें एक्यूज्ड है, अब वो लिविंग पर्सन नहीं रहा, वो मानव नहीं रह गया, डेड बॉडी हो गई। डेड बॉडी को हम पनिशमेंट दे सकते हैं? नो सर। कोर्ट ने कहा है डेड बॉडी को कि 1 महीने का जेल। अब अगर 1 महीना वो डेड बॉडी जेल में रखी गई, जेल में कितने लोग रहेंगे? सब लोग भाग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, एक बीमार पड़ जाएंगे। और कहीं किसी कैदी ने बोला कि आज हाथ हिला, जिंदा से तो डरते नहीं, ऐसे तो कोई आज तक डरता नहीं, मरने से इतना डरते हो जिसकी कोई बात नहीं, तो क्या होगा? सब भाग जाए। इसका देखो आंसर, क्रिमिनोलॉजी कहती है, क्रिमिनोलॉजी कहती है कि जो डेड बॉडी होती है उसको हम फिजिकल पनिशमेंट, हम इकोनॉमिकल पनिशमेंट, हम उस पर जुर्माना नहीं लगा सकते। कौन देगा जुर्माना? और ना उसको हम फिजिकल पनिशमेंट जेल दे सकते हैं। इसलिए अगर वो डेड बॉडी हो गई है तो पेनल कोड लागू नहीं। जब बच गए, अब बच गए ना, जब बच गए, स्टेट हो जाएगा विक्टिम, आप हो जाओगे, और आप पे मैटर चलेगा स्टेट वर्सेस, ठीक। और जब स्टेट वर्सेस एक्यूज चलेगा आपको, क्लियर है? देखो एक चीज और आप लोग को समझा देते हैं, बेसिक चीज है, ध्यान, पुराने लोग हमने कई बार बताया। देखो, एक होता है एक्यूज्ड, एक होता है कन्विक्टेड पर्सन, एक होता है हिस्ट्री सीटर, हैबिचुअल ऑफेंडर। क्या होते हैं? इसी में हम लोग रिप्यूटेटेड पर्सन पढ़ते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति। इसी में हम लोग वीआईपी पढ़ते हैं, अति प्रतिष्ठित व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। जैसे तो जितने लोग सोसाइटी में रहते हैं, अगर उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, सामान्य रूप में रह रहे हैं, तो उनका स्टेटस क्या है? तो क्या माना जाए? उनकी कोई, हाँ, तो उनको बोलते हैं मजिस्ट्रेट, कहते हैं 2 रिपोर्टेड पर्सन के वो ले आओ गारंटर के, तो आप गारंटर में लेकर छठे छठाई को 2 को देगा बेल, आपको बेल के बाद भी बॉन्ड नहीं एक्सेप्ट करे, लेकिन तो खुद है। तो देखो सभी लोग प्रतिष्ठित, जो रिपोर्टेड पर्सन होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिला है? उनको कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीज मिली, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल सबको मिला। जब इन्हीं में से जो हम लोग को मिला हुआ है फंडामेंटल राइट, जब हम कोई पोस्ट को पा जाते हैं, हम मजिस्ट्रेट हो गए, हम एपीओ हो गए,
हम IAS ऑफिसर हो गए, ठीक, हम मिनिस्टर हो गए, हम MLA हो गए, तब हमारा नाम क्या हो जाता है? अथॉरिटी, प्राधिकारी। तो जब प्रतिष्ठित व्यक्ति प्राधिकारी बन जाता है, अथॉरिटी बन जाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी तो रहती है। अब दो चीज उसको, पावर और शक्ति और दायित्व। अभी वो लोग कहते हैं पावर दिखाएं, पावर दिखाएंगे भाग जाओगे, तो पावर है तभी तो दिखा रहा है ना। ये चार चीज जिसके पास होती है उसको बोलते हैं, ये तो पॉजिटिव। या नेगेटिव पे आ जाओ, अगर किसी के खिलाफ FIR हो गई, उस पर्सन का नाम क्या होगा? एक्यूज्ड होगा, अभियुक्त। अभियोग, अभियोग नहीं, अभियुक्त, अभियोग, एक्यूज्ड, अभियुक्त। और उर्दू में बोलते हैं आरोपी। पुराने वकील साहब लोग आरोपी बोलते हैं, लेकिन आप बोलोगे अभियुक्त, इंग्लिश में बोलोगे एक्यूज्ड। उर्दू में मुजरिम कहेंगे, हाँ, फारसी में क्या कहते हैं? लेकिन बेस्ट है तो आपको इंटरव्यू बोलना है एक्यूज्ड, अभियुक्त, ठीक, उसका नाम हो जाएगा एक्यूज्ड। अब जब जब कोर्ट में उसकी डेट लगेगी, तो जो कोर्ट अगर आप लोग गए होंगे तो वहां पे पुकार करने, फोर्थ क्लास, तो वो पुकार करता है, अभियुक्त राकेश हाजिर हो, ठीक? पूरे ट्रायल में आपका क्या नाम होगा? एक्यूज। पूरे ट्रायल एक्यूज एक्यूज। एक दिन कोर्ट का जजमेंट आ गया, कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, एक्यूटल कर दिया, एक्यूटल। अब आपका नाम नहीं रहेगा, सीधे राकेश कुमार हो गया। जो आपका ओरिजिनल नेम है वो आपको वापस मिल जाएगा। इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन, इज्जत बरी, जो आपकी इज्जत दांव पे लगी थी, उस इज्जत को मैं वापस, कोर्ट कहती है इज्जत बरी, जो आपकी इज्जत दांव पे लगी थी, आपको लोग अभियुक्त बोलते थे, कोर्ट में अभियुक्त बोलते थे, वो व्यक्ति अब ओरिजिनल, ठीक, कोर्ट ने कन्विक्ट कर। अब आपका नाम सजायाफ्ता राकेश, कन्विक्टेड राकेश, क्या नाम होगा अब आपका? राकेश, कन्विक्टेड राकेश। राकेश है, क्यों घसीट रहे, हम क्यों नहीं ले रहे? तो क्लास में कोई राकेश, अब उसका नाम हो जाएगा अपराधी राकेश, कन्विक्टेड राकेश। अच्छा, मान लो जेल की सजा जा काट के चला, तब भी रहेगा अपराधी राकेश। अब पूरा जीवन जब तक ये शरीर रहेगा तब तक वो अपराधी राकेश। फिर उसने कोई फिर FIR, फिर ट्रायल चला, और सेकेंड टाइम ट्रायल कोर्ट ने फिर कन्विक्ट। बताओ सानापुर, हिस्ट्री सीटर राकेश, बोल नहीं दिया खाली भाई, कोई पढ़ाए तो सीख क्या फायदा? सर फायदा हम बता दें सर। तो इसका पुलिस सेक्टर में मिलता है आंसर। पुलिस सेक्टर कहता है अब इसका नाम रहेगा हैबिचुअल ऑफेंडर, अभ्यासी का। जैसे हम लोग अभ्यास करते हैं, कुछ लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ पढ़ी का अभ्यास करते हैं। इसका अभ्यास क्या है? ऑफेंस का। तो पुलिस रेगुलेशन पढ़ते तो रेगुलेशन कहता है भी हिस्ट्री सीटर हो गया। तो हिस्ट्री सीटर का मतलब क्या होता है? अब थाने पर इसकी हिस्ट्री सीट रजिस्टर होता है, थाने वहां पर हिस्ट्री सीट खोल दी जाएगी। अगर ये खूंखार है हिस्ट्री सीट भी खोली जाएगी, अगर ये नॉर्मल है हिस्ट्री सीट खुल गई। अब देखो इलेक्शन आया, कोई भी सरकारी काम आया, सबसे पहले पुलिस आके समझा, देखो चुनाव उनाव का ठीक से रहना, तोड़ ताड़ दिया जाए, ठीक, या तो उसको उसके घर में ही बंद कर दिया जाता है, ठीक, और उस पर निगरानी रख, कहाँ जाता है कहाँ, उस रेडियस में अगर कोई ऑफेंस हुआ सबसे पहले उसको पकड़ा। ये बताओ जो हुआ क्या मामला, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। एक है प्रतिष्ठित व्यक्ति, रिप्यूटेटेड पर्सन, एक है VIP पर्सन जिसको हम लोग अथॉरिटी बोलते हैं, एक होता है एक्यूज पर्सन, एक होता है कन्विक्टेड पर्सन, एक होता है हिस्ट्री सीटर या हैबिचुअल। सब अलग अलग है, खिचड़ी नहीं पकाना, सब अलग अलग है, ठीक, समझ में आ गया सबको? जी सर, कुछ पूछना तो पूछ, कल आगे पे